आपका डर के फिफ्थ एपिसोड में स्वागत है। आपको तो पता है फरवरी इज अ मंथ ऑफ लव। तो मैं आपको आज एक डायन की कहानी सुनाता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, डायन का प्यार या प्यार के मंथ फरवरी से क्या लेना देना। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, डायन का प्यार से लेना देना होता है। डायन अपने सुंदर रूप के छलावे से किसी भी मर्द को अपने प्यार के माया जाल में फंसा सकती है। और वो ये उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने नहीं करती, पर उसको मार के उसके खून से, उसकी एनर्जी से अपनी शक्तियाँ और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए करती है। तो अब आज की कहानी शुरू करते हैं। खून की प्यासी डायन, डर, ए हॉरर पॉडकास्ट, सीजन 1, एपिसोड 5। रवि आधी रात को अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से चलते हुए अकेले घर लौट रहा था। वो इतना बड़बोला था कि एक मिनट भी चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। पर क्योंकि आधी रात हो चुकी थी, वो किसी को फ़ोन करके डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। पर बाद में उसे याद आया कि वो इंस्टाग्राम पे तो लाइव जा ही सकता है, जहाँ उसने कुछ फ़नी वीडियोस डाल के अपने फॉलोअर्स बढ़ा दिए थे। इससे पहले भी वो कई बार लाइव जा चुका था और अपने फॉलोअर्स से बात करके उसे मज़ा भी आया था। जब वो इंस्टाग्राम पे लाइव जाने ही वाला था, उसने नोटिस किया कि वो कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। तभी उसको उसके नानी की कही बात याद आती है कि कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरते वक्त हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। हमें चाहे उतना चुप ही रहना चाहिए, वरना हमारी कुछ ऐसी बातों से हम अनजाने में किसी शैतानी आत्मा को अपने साथ आने का न्योता भी दे सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने फ़ोन वापस अपनी जेब में रख दिया और चुपचाप घर की ओर आगे बढ़ता रहा। कब्रिस्तान इतना बड़ा था कि उसे और 2 मिनट तो लग ही जाते इसको पार करने के लिए। अभी तो उसने सिर्फ कुछ और कदम ही बढ़ाए थे, तभी उसको किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। वो रुक गया और वो इधर-उधर मुड़ के देखने ही वाला था कि उसको फिर से अपनी नानी की बताई हुई और एक बात याद आ गई कि आधी रात को कब्रिस्तान वाले रास्ते पे अगर हमें कोई भी आवाज़ आए तो हमें बिना मुड़े चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये आवाज़ शायद किसी प्रेत आत्मा की भी हो सकती है, जो हमें अपना शिकार बनाना चाहती हो। रवि अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगा। उसने कुछ और कदम बढ़ाए, पर वो अब आश्चर्यचकित था कि लड़की के रोने की आवाज़ कम क्यों नहीं हो रही। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके नज़दीक चलते हुए रो रही हो, क्योंकि अब तो उसे पायल के घुंघरू की भी आवाज़ आने लगी थी, जैसे कि वो उसकी ओर बढ़ रही हो। कहीं सही में तो वो कोई बुरी आत्मा नहीं, जो उसका पीछा करने लगी थी उसको अपना शिकार बनाने के लिए। रवि ने अपनी गति बढ़ाई, पर रोने की आवाज़ उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ और कदम चलने के बाद उसे एक विचार आया। अपनी गति धीमी करके उसने अपना फ़ोन निकाला और उसमें कैमरा ओपन किया। फ्रंट कैमरा सेलेक्ट करके धीरे से फ़ोन अपने चेहरे के लेवल में ऊपर लेके उसके पीछे कौन है वो कैमरे में देखने की कोशिश करने लगा। अगले ही पल उसने देखा कि उसकी थोड़ी ही दूर शादी की लाल साड़ी में एक खूबसूरत लड़की रोते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। उस लड़की को देख के रवि इतना खुश हो गया कि मानो उस जैसी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी देखे ही ना हो। उसकी पतली सी कमर, उसका सुंदर श्याम चेहरा, घने लंबे बाल और उसके लाल चमकदार लिपस्टिक वाले गोल होठ। कसम से यार, इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी मैंने। कौन है ये? कहाँ की अप्सरा है ये? रवि सोचने लगा। मुझे इससे बात करनी ही चाहिए। रवि अपनी जगह ठहर गया और उस लड़की के लिए वेट करने लगा। जब वो नज़दीक आई, तब वो बोला, एक्सक्यूज़ मी, आपका फ़ोन गिर गया। लड़की ये सुन के रुक गई और अपने आंसू पोंछते हुए नीचे ज़मीन पर इधर-उधर देखने लगी। आपका फ़ोन आप ही के पास है। मैं तो बस आपका अटेंशन पाना चाहता था, ताकि आपसे कुछ बात कर सकूं। रवि बोला।
मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं समझ सकता हूँ, पर मैं किसी लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता या किसी तकलीफ में नहीं देख सकता, रवि ने कहा। और वैसे भी मेरी नानी ने कहा है कि दुख बांटने से कम होता है, दर्द को छिपाने से सिर्फ तकलीफ होती है, और दर्द को बांटने से दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि दिल दर्द से राहत पाते ही खुशनुमा हो जाता है और दिमाग को भी शांत करके सही रास्ते पे ले आता है। मेरा नाम मोहिनी है। मेरे आई बाबा ने एक लड़के से मेरी शादी तय की थी। उन्होंने दहेज में जो भी मांगा था, मेरे आई बाबा ने उनको सब दे दिया था। मोहिनी फिर से रोने लगी। लेकिन अभी मैं वहां शादी के मंडप से भागते हुए आई हूँ। ऐसा क्या हो गया कि आपको शादी के मंडप से भागना पड़ा? रवि ने उससे आश्चर्यचकित होकर पूछा। लड़के वालों ने मांग की कि लड़का उससे तब शादी करेगा जब मेरे आई और बाबा उनको हमारी सब संपत्ति दे देंगे। मुझको ये मंजूर नहीं था, तो मैंने आई और बाबा को रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी, ये कहते हुए कि वो मेरे लिए बेचने के लिए तैयार है और रास्ते में भी रह लेंगे, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। रवि हक्का बक्का मोहिनी की दर्द भरी कहानी सुनता रहा। फिर आई और बाबा ने अपना घर, उनकी जमीन, उनके जवेरा, सब कुछ उनको दे दिया। मोहिनी जोरों से रोने लगी। रवि ने इधर उधर देखा, पर वहां कहीं पे भी नजदीक में कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां से वो पानी ला सके। वो रास्ता पूरा सुनसान था, ना तो कोई घर था, ना तो कोई दुकान। उसकी ओर कब्रिस्तान और उसकी बाई ओर छोटा सा जंगल। अपने आप को संभालते हुए मोहिनी बोली, और जैसे ही उनको सब मिल गया, उन्होंने मेरे आई और पापा को गोली मार के मार दिया। मैं जैसे मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग निकली। रवि ने इधर उधर नजर घुमाते हुए बोला, थैंक गॉड, आपका पीछा करते हुए वो यहाँ नहीं पहुंच गए। लगता है आप अब सुरक्षित हो। वो तो सही है, क्योंकि मैंने उनको कब का कहीं पीछे छोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझ तक पहुंच पाएंगे। मुझे तो अब बस सिर्फ मेरे आई और पापा को खोने का गम है। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। हम श्योर पुलिस हमारी मदद करेंगे। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे मंडप में आग लगा दी थी, ताकि उसमें मेरा आई बाबा जल के राख हो जाए और सबको लगे कि ये हादसा था। तो अब आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? मुझे भी नहीं पता। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मेरे घर ठहर सकती है। जितने दिन आप चाहे। मैं मेरी नानी के साथ रहता हूँ। मेरे मॉम डैड तो मैं जब छोटा था तभी गुजर गए थे। आप बहुत अच्छे हैं। आपका धन्यवाद। आप मुझे तुम करके बुला सकते हो। धन्यवाद, बस सिर्फ एक शर्त पे। अगर आपने भी हमें तुम करके बुलाया तो। मुझे शर्त मंजूर है, रवि मुस्कुराते हुए बोला। रवि खुश तो हो चुका था, क्योंकि जो लड़की उसे पसंद आई थी वो अब उसके साथ उसके घर आ रही थी। पर वो मोहिनी के लिए दुखी भी था और मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा कभी भी किसी लड़की के साथ ना हो। मोहिनी रवि के साथ साथ उसके घर की ओर चल रही थी और रवि ये सुनिश्चित कर रहा था कि मोहिनी अपने साथ हुए हादसे को याद करके फिर से रोने ना लगे। वो खुल के नहीं हंस रही थी, ये साफ दिख रहा था रवि को, पर क्योंकि
वो बातें करता जा रहा था। मोहिनी जोरों से रो भी नहीं रही थी। वो कभी थोड़ा सा मुस्कुरा के या हंस के या थोड़ी देर कहीं किसी विचार में खो के चलती जा रही थी। आधे घंटे के बाद वो जब घर पहुंचे, रवि ने सब कुछ अपनी नानी को बताया और नानी मोहिनी को अपने घर में सहारा देने के लिए राजी हो गई। लेकिन रवि को कहाँ पता था कि मोहिनी जो भी कर रही थी वो सिर्फ उसका नाटक था। उसने जो भी कहानी सुनाई रवि को वो सच थी, पर ये सब उसके साथ 100 साल पहले हो चुका था। और जिस आग में उसके आई और बाबा जल के मर गए थे, उसी आग में मोहिनी भी मर चुकी थी। अभी तो वो एक अतृप्त आत्मा बने फिर रही थी। वो एक खून की प्यासी डायन थी जिसका अब रवि शिकार बन चुका था। न कि सिर्फ रवि, पर उसकी नानी भी। 2 महीने बीत चुके थे। मोहिनी अब घर के सदस्य की तरह रहने लगी थी। नानी मोहिनी से खुश थी क्योंकि वो हमेशा उनका ख्याल रखती थी और ये देख रवि भी खुश था। रवि 26 साल का था और नानी को उसकी शादी की चिंता हमेशा सताया करती थी। उनकी इच्छा थी कि वो ये दुनिया छोड़ के चली जाए, उससे पहले वो रवि की किसी अच्छी लड़की के साथ शादी करा दे। नानी ने रवि को लव मैरिज की भी परमिशन दे रखी थी, पर वो रवि था कि हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था और कभी किसी लड़की से इतनी बातें भी नहीं करता था। और ये बात तो सही थी। मोहिनी रवि को अच्छी लगती थी, पर वो फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया था। वो एक तरफ 9 to 5 की जॉब करता था और शाम होते ही वो कहीं घूमने निकल जाता था कुछ नए कंटेंट्स बनाने जो वो इंस्टाग्राम पे डाल सके। नानी मोहिनी से खुश तो थी कि वो उनका अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन उनको एक बात हमेशा खटकती थी। मोहिनी रवि से जब भी बातें करती इस तरह प्यार से करती कि मानो वो उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ हो। नानी को रवि की कोई ऐसी लड़की से शादी करानी थी जिसका परिवार दहेज देने के लिए राजी हो। रवि के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया था और रवि इस बात से अनजान था। एक और महीना बीतने के बाद जब नानी ने रवि को उनकी ढूंढी हुई लड़की से बात करने को बोला, तब रवि ने साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए, नहीं नानी, मुझे लव मैरिज करनी है और मुझे मोहिनी पसंद है। लव मैरिज का सुनकर नानी खुश तो हुई, पर बाद में मोहिनी से शादी करने की बात सुनकर नानी गुस्सा हुई। तुम क्या बोल रहे हो रवि? तुम होश में तो हो? वो हमें कुछ दहेज भी नहीं दे पाएगी। आई एम सॉरी नानी, मैं तो आपको देवी की मूरत समझ रहा था, पर आप भी और लोगों की तरह बुरे निकले। आप दहेज के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? रवि, नानी चिल्लाई। बहुत हुआ। बड़ों से ऐसे बात करते हैं। वही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें। आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं नानी, इसीलिए मैं जो सच और सही है वो बोल पा रहा हूँ बिना किसी डर। जब आपने मुझे कुछ गलत नहीं करने दिया, तो मैं आपको कुछ गलत कैसे करने दे सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तय कर लिया है तुम पूर्वी से ही शादी करोगे। रवि गुस्से में और कुछ न बोलते हुए घर से बाहर निकल गया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और हमेशा की तरह कहीं पे इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए निकल गया। जब नानी और रवि बात कर रहे थे, मोहिनी किचन में खाना बना रही थी, लेकिन उसने उनकी सभी बातें सुन ली थी। नानी पे वो गुस्सा भी थी, लेकिन वो चुप रही और खाना बनाना जारी रखा। रात के 9:15 बजे थे। हमेशा की तरह नानी ने शाम के 6 बजे खाना खा लिया था और अब वो अपने कमरे में भगवान का नाम ले रहे थे। और हमेशा की तरह 9 बजे भगवान के नाम का जाप खत्म करके वो अपने बिस्तर पे लेट गई और मोहिनी को आवाज़ लगाई। मोहिनी, तुम वो मालिश का तेल लेके आ सकती हो? रोज़ मोहिनी उनकी एक आवाज़ पे उनकी सेवा करने के लिए पहुंच जाती थी, पर आज 5 मिनट बीत गए और मोहिनी अभी तक उनकी सेवा करने नहीं पहुंची। नानी ने फिर से आवाज़ लगाई। मोहिनी, फिर से उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला। नानी अपने बिस्तर से खड़ी हुई और बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी।
तभी उनको कमरे में किसी के मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, पर कोई नहीं था। लेकिन वो जैसे ही फिर से दरवाज़ा खोलने मुड़े, वहाँ पे एक डायन खड़ी थी। नानी चिल्लाते हुए पीछे हट गई। डायन की काली आंखें और उसका जला हुआ चेहरा देख के नानी की आंखें डर में बड़ी की बड़ी रह गई। डायन ने फिर से मोहिनी का रूप ले लिया और बोली, आप पहचाना मुझे? नानी डर के मारे बस उसे देखती रही। ऐसा लग रहा था कि डर में उनकी सभी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया था। मोहिनी ने फिर से अपना असली चेहरा यानी कि डायन का रूप ले लिया और डरावनी आवाज में बोली, साली बुढ़िया, तुझे दहेज चाहिए? तुम जैसी लालची औरतों की वजह से ही लोगों का जीवन मिट जाता है। तुम क्यों एक औरत होके दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती? क्यों तुम्हारे साथ जैसा हुआ ऐसा ही तुम दूसरों के साथ हो, वैसा ही चाहती हो? क्यों एक नया बदलाव लाने के लिए तुम सही और गलत में फर्क करके गलत को रोक नहीं पाती? साले बुढ़िया, मरने की मन में भी जीती जा रही है। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें दहेज में मौत देती हूँ। डायन जोरों से हंसने लगी। कल तुम्हारे लड़के से मैं शादी कर लूंगी, इसको आज रात अपने वश में करके। डायन फिर से जोरों से हंसी। अपने डर को हरा के नानी अंततः बोले, मुझे माफ कर दो। मैं रवि की शादी तुमसे ही कराऊंगी। मुझे नहीं चाहिए कोई दहेज। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा मरना निश्चित है। नानी डर के मारे डायन को घूरते रहे और डायन ने अपनी बुरी नज़र के साथ नानी को घूरा। कहते हैं डायन अब खाली बुरी नज़र डाल के या फिर तंत्र मंत्र या तो फिर इंसान की एनर्जी यानी कि ऊर्जा को चूस के या तो फिर किसी प्राकृतिक तत्व जैसे कि पानी और खाना से छिड़खानी करके या कहीं और सारे तरीकों से किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है। डायन की काली बुरी नज़र पड़ते ही नानी की सांसें बंद हो चुकी थी और क्योंकि डायन अब रवि को अपने वश में करने के लिए सज्ज थी, रवि के लौट के आने पे नानी को लापता पाके उसका रिएक्शन कैसा होगा कि परवाह न किए बिना डायन ने अपने जादुई मंत्रों से नानी की लाश को वहीं पे जला दिया और उनकी राख भी गायब कर दी। रवि रात के 11 बजे तक घर वापस आया। हमेशा की तरह वहाँ पर नानी के कमरे की ओर बढ़ा, ये सुनिश्चित करने की नानी आराम से सो रही है बिना किसी डिस्टरबेंस के। जैसे ही वो नानी के कमरे के पास खड़ा रह के दरवाज़ा खोलने ही वाला था, मोहिनी ने उसको पीछे से आवाज़ लगाई, तुम्हारा खाना रेडी है। थैंक यू। रवि ने पलटते हुए कहा। जैसे ही उसकी नज़र मोहिनी पे पड़ी, वो उसकी सुंदरता में खो गया। उसने आज फिर से वही लाल साड़ी और ज़वेरात पहने हुए थे जो उसने उस रात पहने थे जब वो रवि को मिली थी अपने प्राण बचा के भागते हुए। तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? रवि ने अचंभित होकर पूछा। चलो तुम खाना खाओ, बाद में मैं तुमको एक खुशखबरी सुनाती हूँ। ठीक है। रवि आज नानी को देखे बिना ही मोहिनी की सुंदरता में खोकर खाने चला गया। वहाँ लिविंग रूम में ही सोफा पे बैठ के खाना खाने लगा। कुछ निवाले लेने के बाद वो फिर से बोला, अब तो बताओ तुमने ये शादी के कपड़े क्यों पहने हैं? मोहिनी ने पहले सुनिश्चित किया कि रवि ने अपनी नज़र उसके साथ मिलाई हो और बाद में वो बोली, मैं तुमसे आज रात शादी करने वाली हूँ और अब हम कोई नहीं रोक सकता। ये बोलते हुए मन ही मन वो कुछ मंत्र भी बोलती जा रही थी जिससे रवि उसके वश में होता जा रहा था। नानी को ये बात पता है? रवि बोला क्योंकि वो पूरी तरह से उसके वश में भी नहीं हुआ था, लेकिन मोहिनी ने खाने के साथ कुछ छिड़कानी भी की थी तो ये तो तय था वो जल्द ही उसके वश में हो जाएगा। नानी को पता है और मैंने उनको दहेज भी दे दिया है। दहेज? हाँ, दहेज। मोहिनी बोली। मैंने उनको दहेज में मौत दी है। हाथ में पकड़ाने वाला वापस थाली में रख के
रवि गुस्से में बोलता हुआ खड़ा हुआ। क्या बकवास कर रही हो तुम? मोहिनी मन ही मन मंत्र के जाप करती जा रही थी और धीरे धीरे अब इसकी असर भी शुरू हो रही थी, क्योंकि खड़ा होकर दूसरे ही पर रवि बोला, नानी कमरे में ठीक से सो रही है ना? हाँ, वो आराम से सो रही है। मोहिनी ने बोला। कुछ मिनट बाद जब रवि मोहिनी के वश में पूरी तरह से आ चुका, तब मोहिनी ने उसके साथ सुहागरात मनाई। ये सुहागरात ना कि किसी बच्चे को जन्म देने के लिए थी या उनके प्यार का प्रतीक था, ये तो रवि के मौत की शुरुआत थी। अब से तुम मेरे पति हो। सुहागरात मनाने के बाद मोहिनी बोली, अब से तुम्हारी सारी ऊर्जा और शक्ति मेरी है। रवि ने एक कठपुतली की तरह समझौते में अपना सिर हिलाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए रवि कमजोर पड़ता गया। महीने के बाद वो अपने बिस्तर से खड़ा हो सके उस हालत में भी नहीं रहा। एक रात रवि के साथ एक आखिरी बार संभोग करने के बाद उसको अपने वश में से मुक्त कर दिया। वो अपने असली डरावने रूप में आके रवि के ऊपर लेटी रही। रवि उसका डरावना रूप, चना चेहरा और काली आंखें देख के डर गया था, पर वो अपनी सारी एनर्जी खो चुका था। डायन ने उसकी सारी एनर्जी अपने में ले ली थी ताकि वो अपना छलावे वाला सुंदर रूप खो न दे और उसकी शक्तियाँ भी कम न हो। डायन हवा में तैरने लगी। रवि डर में वहाँ से भागने के लिए छटपटाने लगा। उसको ऐसी हालत में देख डायन खुश होते हुए मुस्कुराने लगी। मैं हर एक मर्द को और उस मर्द के हर एक परिवार वालों को मार दूंगी। ऐसा बोलते ही डायन ने अपनी बुरी नज़र उस पर डाली और उसी के साथ रवि का दिल धड़कना बंद हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी ये बताना मत भूलना, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मुझे यकीन है आपको मेरी बुक बुंडॉक्स भी पसंद आएगी। Boondocks is a apocalypse thriller that features a smooth blend of Hindu mythology and modern contemporary. It's available on Amazon, Barnes & Noble, Kobo, and other major book retailers. और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है then please do like, share, comment and subscribe.